दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के या फिर हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप सभी की फरमाइश थी कि सर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर वीडियो बनाइए, और आप सभी की फरमाइश, आप सभी की डिमांड में जितना हो सके संभवतः उसे स्वीकार करता हूँ। लीजिए, आप सभी के समक्ष आज मैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को लेकर प्रस्तुत हूँ। वैसे तो YouTube पर भी आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को लेकर कई वीडियो मिल जाएंगे, गूगल पर भी आपको मिल जाएगा और कई सारे पुस्तक में भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समझाने के साथ साथ बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, और मैं जो आपको नोट्स देता हूँ वो बिल्कुल ही सरल और सहज भाषा में होती है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को देखेंगे कि ये हिंदी भाषा जो है इसकी जननी कौन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज का विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि हिंदी जो है वो भारत की सबसे उन्नत भाषाओं में से एक है, जिसे सबसे व्यवस्थित भाषाओं में से एक भी मानी जाती है। दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी है, और दूसरे नंबर पर चीन में बोली जाने वाली मैंडरीन भाषा आती है। और आप सभी को शायद किसी को ज्ञात नहीं होगा कि तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, और वो है हमारी हिंदी। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार दुनिया भर में लगभग 61.5 करोड़ लोग जो है वो हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो जो हिंदी भाषा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की ओर अग्रसर है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदी जो है वो हमारी देश की भाषा होते हुए भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। खैर, राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको उसकी खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है। यह हो गया वर्ल्ड वाइज। अब हम भारत की ही बात कर लें तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप निस्संदेह कहेंगे कि हिंदी है, जो कि सत्य भी है। भारत के आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, लिखते पढ़ते हैं। हो सकता है लिखने में इसका आंकड़ा कुछ कम हो, लेकिन बोलने की बात करें या बोलचाल और समझने की बात करें, संपर्क भाषा की बात करें, तो लोग जो है एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, और हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। अब देवनागरी का उद्भव और विकास कैसे हुआ उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा कर रहे हैं। अब हिंदी का जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, हिंदी की जननी कौन है, उस सभी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। वैसे इतिहास को देखा जाए तो हिंदी कहीं ना कहीं, हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृत से सीधा सीधा हिंदी का जन्म हुआ। इसके पीछे भी एक बृहद इतिहास छुपा हुआ है, और कई पड़ाव से होते हुए हिंदी का जन्म होता है। तो चलिए अब अंतिम लाइन में आप लिखिए कि अब आगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। ठीक है, तो अब हम लोग उद्भव और विकास में समझेंगे कि ये हिंदी जो है वो अस्तित्व में कैसे आया। हिंदी भाषा की विकास की बात करें तो हिंदी जो है वो अपभ्रंश से विकसित हुई है, लेकिन इसके इतिहास को और गहराई से देखें और पीछे से देखें तो कहीं ना कहीं हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत है। और केवल हिंदी की ही नहीं, अपितु हिंदी समेत और बहुत सारे अन्य भाषाओं एवं बोलियों की जननी जो है वो संस्कृत है। कहने का तात्पर्य
कि ये जो विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, बहुत सारे भाषा और बोलियां जो है वो संस्कृत से जन्मी है। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं सब पड़ाव को देखेंगे कि हिंदी जो है किन किन भाषा से गुजरते हुए अपना रूप धारण करती है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ इसको आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और अगर आप पॉइंट वाइज हेडिंग ना देकर आप इसको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपको नोट्स दिया है इसको अगर आप बहुत ही सीक्वेंस से बहुत ही छोटा छोटा भी लिखेंगे तब भी ये 4 पृष्ठों का होगा, और आपके एग्ज़ाम के मुताबिक, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये 4 पृष्ठ जो है वो 15 या 18 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए पर्याप्त रहता है। इतना आप लिख देंगे तो काफ़ी होगा। और यहाँ पर मैंने जितनी आवश्यकता अनुसार सभी बातों का जिक्र किया है, सभी भाषाओं का जिक्र किया है। इससे बहुत अधिक भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा लिखने का कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं हिंदी के उद्भव और विकास में तो काफ़ी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दीजिए संस्कृत, ठीक है। और पॉइंट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अब पैराग्राफ वाइज लिखिए। भारत में हिंदी की प्राचीनतम रूप की बात करें तो वो संस्कृत ही है, ठीक है। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा का काल या फिर युग आप कह सकते हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है BC। और उस समय की संस्कृत की बात करें तो उस समय संस्कृत जो है वो बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग की जाती थी, और साहित्यिक रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो होने लगा। यहाँ पर एक वांग्मय शब्द आपको दिख रहा होगा, उस वांग्मय का अर्थ ही होता है साहित्य, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग जो है वो होने लगा था। शुद्ध संस्कृत में जो वेद लिखे गए और उस संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया, और वही जो साहित्यिक क्षेत्र में जो रचनाकार थे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि आदि, और इन्होंने साहित्य में जिस संस्कृत का यूज़ किया, प्रयोग किया, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक का अर्थ होता है लोक की, तो ये लौकिक संस्कृत कहलाई गई, ठीक है। तो इस काल में जो संस्कृत के आपको 2 रूप देखने को मिले, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। और संस्कृत लिखित रूप में भी लिखी जाती थी और बोलचाल की भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इनके अतिरिक्त इस काल में 3 प्रमुख बोलियों का विकास भी होता है, और वो है पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। और ये जो 3 बोलियां हैं ये भी प्रमुख रूप से इस समय विकसित हुई थी। अब अगर आपको बोली क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी को बता दूं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने विस्तार से भाषा और बोली में अंतर बताया है। अभी संक्षिप्त में आपको समझा दूं कि जब तक किसी बोली की लिपि नहीं बनती और उसका फैलाव जो है वो नहीं बढ़ता है तो उसे बोली का रूप दिया जाता है, और जैसे ही उसकी लिपि बन जाती है और उसका विस्तार हो जाता है तो वो धीरे धीरे भाषा का रूप धारण कर लेती है। खैर बहरहाल, अब आगे दूसरा पॉइंट दीजिए पाली। आप पॉइंट दे भी सकते हैं या फिर पैराग्राफ में भी पैराग्राफ बदल कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो संस्कृत थी वो धीरे धीरे आगे चलकर लगभग 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, मैंने क्या कहा, संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक थी। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग पहली ईस्वी तक, ईस्वी का मतलब AD, अब देखिए यहाँ पर AD शुरू हो गया, ठीक है। तो तब तक ये भाषा जो है वो विकसित होकर इसने पाली का रूप जो है वो धारण कर लिया। और ये जो है संस्कृत से पाली भाषा में विकसित होने के पीछे कई बोलियों का भी योगदान है, कई बोलियों का भी प्रभाव रहा है। पाली भाषा में बहुत से बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है वो लिखे गए, और मैंने संस्कृत में जिन 3 मुख्य बोलियों का जिक्र किया था, पश्चिमोत्तरी, उसके बाद मध्य देशी और क्या था, पूर्वी, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा आपको। पश्चिमोत्तरी मतलब कि वेस्ट, मध्य देशी मतलब जो भारत के मध्य में बोली जाती है, और पूर्वी मतलब कि ईस्ट वाली, ठीक है।
तो अब यहाँ पर और एक बोली का जुड़ाव होता है और वो बोली है दक्षिणी। ठीक है, तो ये जो पाली का जो इरा था, जो समय काल था, उसमें 3 बोलियों के साथ साथ और एक बोली जुड़ जाती है, वो है दक्षिणी। अब आगे आप लोग पैरा चेंज करके भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट देकर लिखेंगे तो लिखिए प्राकृत। ठीक है, तो लगभग पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक ये जो पाली भाषा थी वो धीरे धीरे विकसित होकर इसने प्राकृत का रूप धारण कर लिया। इस काल में प्राकृत भाषा के साथ साथ कई विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का भी उदय और विकास हुआ, जैसे सोरसेनी, पेचासी, वारचंड, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। और ये सभी भाषाएं जो है प्राकृत के साथ साथ ये सभी भाषाएं भी प्रचलन में आने लगी थी। अब आप लोग फिर से पैरा चेंज कर सकते हैं या फिर पॉइंट दे सकते हैं अपभ्रंश। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो जितनी बोलियां थी वो बोलियां ने भी लिखित रूप लेना शुरू कर दिया। ये बोलियां जो थी वो भाषा का रूप धारण करने लगी और आगे चलकर लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक प्राकृत भाषा जो है वो विकसित होकर अपभ्रंश का रूप धारण कर लेती है। और यही अपभ्रंश भाषा से आगे चलकर कई नए आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है, उदय होता है। अब नीचे मैं कुछ बिंदुएं, कुछ भाषाएं तथा उपभाषाओं के नाम दे रहा हूँ जो कि अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न या फिर विकसित है। जैसे जो सोरसेनी भाषा है उससे विकसित उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, तो ये जो आपका सोरसेनी है उससे उत्पन्न ये उपभाषाएं हैं। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था पेचासी। ठीक है, तो ये भाषा है और इससे विकसित हुई उपभाषा का नाम है लहंदा और पंजाबी। फिर तीसरा वारचंड और उसकी उपभाषा है सिंधी। चौथा है महाराष्ट्री, उससे विकसित या फिर उत्पन्न उपभाषा है मराठी। फिर अगला मागधी और उससे उत्पन्न उपभाषाएं हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अब फिर अर्धमागधी है और उससे उत्पन्न उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी। तो ये जो भी हम लोगों ने विवरण देखा, इस विवरण से हमें ये ज्ञात हुआ कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश के सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुई है। और इन भाषाओं के विकास में कई हिंदी भाषी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। और वो हिंदी भाषी प्रदेश कुछ इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कुछ भाग भी आता है, कुछ हिस्सा भी आता है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार। और ये जो सभी राज्य हैं, ये जो सभी स्टेट है, इनको हिंदी भाषी प्रदेश भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि इन प्रदेश में हिंदी को मुख्य भाषा के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है और भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसीलिए वहाँ के लोगों की जो हिंदी होती है वो बहुत अधिक शुद्ध होती है बाकी की तुलनाओं में। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रदेश के लोग अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन उन प्रदेशों को हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और अभी हम लोगों ने हिंदी के उद्भव और विकास को भी देख लिया, तो उन प्रदेशों का हिंदी के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अंतिम में निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में आप लिखिए कि आगे चलकर हिंदी से भी कई उपभाषाओं का जन्म होता है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी इत्यादि। और इन उपभाषाओं से कई बोलियां भी विकसित होकर सामने आती है, जैसे ब्रजभाषा, हरियाणी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, खड़ी बोली हिंदी आदि आदि। तो और इन बोलियों में रचनाकारों ने रचनाएं भी लिखना प्रारंभ किया। जैसे आपको पता होगा कि तुलसीदास जो है वो अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं कबीरदास सदुकड़ी मतलब विभिन्न मिश्रित भाषाओं का
प्रयोग करते हैं। मीरा जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतर अपने काव्य में करती है। तो इस तरह से इन बोलियों का साहित्यकारों ने साहित्य में भी रचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी की मुख्य रूप से जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत से ही कई पड़ाव से होते हुए आकर हिंदी का जन्म होता है। लेकिन हिंदी का जन्म जो है वो डायरेक्टली कहाँ से हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अपभ्रंश से हुआ। और केवल हिंदी की नहीं बल्कि कई बोलियां तथा उपभाषाओं का जन्म भी होता है। अगर आपसे परीक्षा में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा जाएगा और आप इस तरह से बस इतना ही जितना मैंने आपको दिया है इतना लिख कर आएंगे तो मैं ये आपको दावा कर सकता हूँ, आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको पूर्ण अंक जो है वो अवश्य दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को आज जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा आपको पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। तो दोस्तों अंतिम में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और विलंब ना करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह का वीडियो जो है मैं आए दिन बनाते रहता हूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक भी अवश्य कर दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, और अगर आप अब तक देख ही रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा। लाइक देने में कोई कमी ना रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके लाइक से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलती है, हम इनकरेज होते हैं। ठीक है, तो लाइक करिए, और कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो या फिर मुझे धन्यवाद देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सागर विश्वकर्मा और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।